हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और सबकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। मैं दीपक कुमार आपका मोस्ट वेलकम करता हूं डीआरडी क्लासेज में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में, है ना। कुछ वेक्टर मैंने एक दो टाइप ऑफ वेक्टर पिछले क्लास में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लो। टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर when their magnitude are same and are in same direction। दो वेक्टर हो सकते हैं या दो से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और साथ ही साथ सेम डायरेक्शन में मूव करे तो उसको हम लोग कहेंगे, सेम डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन सेम हो तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है इक्वल वेक्टर है। तो इक्वल वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए? थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना आएगा? 0 डिग्री। बोलो, थीटा का वैल्यू यहाँ आ जाएगा 0 डिग्री। जैसे हमने यहाँ दिखाया है, देखो, एक वेक्टर ए है, ए इस डायरेक्शन में है, उसी तरह वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है और दोनों का लेंथ इक्वल है। तो लेंथ क्या बताता है? एरो का लेंथ जो है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बताएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? इक्वल हो गया। साथ ही साथ दोनों का डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में। तो ये दोनों ए और बी क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो यदि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है वेक्टर, तो दोनों के बीच एंगल यदि पूछा जाए, बताओ एंगल कितना होगा, तो क्या बताओगे? एंगल जो होगा थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। तो इक्वल वेक्टर में कंडीशन ध्यान रखना है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। हम समझते हैं, यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? थीटा का वैल्यू 0। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हमने क्या लिखा? थीटा का वैल्यू 0, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहाँ देखो, मैग्नीट्यूड दोनों वेक्टर का सेम है, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो, कोई वेक्टर हम लोग ड्रॉ करें, वेक्टर ए, है ना, और दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया वेक्टर बी, है ना। और यहाँ भी एक ड्रॉ करते हैं, वेक्टर ए और यहाँ वेक्टर बी। ध्यान देना, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? इस केसेज में ये दोनों वेक्टर पैरेलल एक ही डायरेक्शन में है। उस केस में थीटा तो इसके लिए 0 आ जाएगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो लेंथ है ए वेक्टर का और जो बी वेक्टर का लेंथ है, यह लेंथ डिफरेंट है। इसलिए ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहां हम देखें तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि लेंथ दोनों का एरो का सेम है। तो इसीलिए हमने लिखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या सेम नहीं भी हो सकता है। लेकिन यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है, थीटा का वैल्यू 0 है, तो ये कहलाएंगे पैरेलल वेक्टर। यानी ये भी पैरेलल वेक्टर है और ये भी पैरेलल वेक्टर। एक और कंडीशन होता है पैरेलल वेक्टर का, जो आता है a क्रॉस b इक्वल टू 0। जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे तो वहां देखेंगे a क्रॉस b 0 कैसे आता है। फिलहाल हम लोग पैरेलल वेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाए तब भी पैरेलल वेक्टर होगा। तो नेक्स्ट कंडीशन में देखा है कि यदि कोई वेक्टर है a और i j k के टर्म में दिया है, देख रहे हो, वेक्टर a i j और k के टर्म में दिया है, उसी तरह वेक्टर बी आई जे और के टर्म में दिया है ना। तो यदि दोनों वेक्टर पैरेलल है तो कंडीशन क्या निकल के आता है? एक्स अपॉन बी एक्स, यानी दोनों का आई कोफिशिएंट का रेशियो, उसी तरह ए वाई अपॉन बी वाई, मतलब दोनों के जे कोफिशिएंट का रेशियो, उसी तरह ए जेड अपॉन बी जेड, यानी दोनों के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये कहलाएगा कि दोनों वेक्टर पैरेलल। यदि ये कंडीशन फॉलो करेगा तो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक कंडीशन आएगा, ठीक है ना। कंडीशन समझ में आया? आई का कोफिशिएंट x डिवाइड बाई बी वेक्टर के लिए बी का आई का कोफिशिएंट बी एक्स, एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू जे का कोफिशिएंट ए वाई और बी के लिए जे का कोफिशिएंट बी वाई, तो ए वाई अपॉन बी वाई। उसी तरह ए वेक्टर के लिए के का कोफिशिएंट ए जेड और यहाँ के का कोफिशिएंट बी जेड डिवाइड के, इस सब का वैल्यू इक्वल होना चाहिए यदि दोनों वेक्टर पैरेलल है। तो एक कंडीशन समझ में आ गया हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारे पास है और वो है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है 3i प्लस 3j प्लस 3k, यानी क्लियर है
कि वेक्टर ए जो है आई जे के टर्म में दिया है और पूछ रहा है कि पैरेलल टू दी विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, तो किस वेक्टर के पैरेलल होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए है ना, तो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, पहले पता करेंगे किसका है, कौन सा होगा कौन नहीं होगा। तो पहला जो है वेक्टर बी दिया हुआ, ए ऑप्शन में वेक्टर बी दिया हुआ है, बी ऑप्शन में वेक्टर सी दिया हुआ है, सी ऑप्शन में वेक्टर डी और डी ऑप्शन में वेक्टर ई। अब हमें ये देखना होगा कि इस सभी में से कौन कौन वेक्टर इसके पैरेलल है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, तो अभी देखो यहाँ कंडीशन हमने लिखा है, देख रहे हो, एक कंडीशन हमने लिखा है, क्या होना चाहिए, इसके इस वेक्टर के और इस वेक्टर को पैरेलल करना है तो दोनों का आई का कोफिशिएंट का रेशियो, उसी तरह दोनों के जे के कोफिशिएंट का रेशियो और के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना चाहिए। चलो इसको हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट में, ठीक है ना। वेक्टर बी के साथ हम लोग देखते हैं, तो यहां जो है आई का कोफिशिएंट क्या है, देखो 3, और वेक्टर बी में आई का कोफिशिएंट 3, ठीक है। और वेक्टर ए में जे का कोफिशिएंट 3 और वेक्टर बी में जे का कोफिशिएंट -1, ये दोनों इक्वल होगा। यहां आ गया 1 और यहां आ गया -3, यानी ये दोनों इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। तो दो ही कंडीशन, दोनों इक्वल नहीं आया तो ये तो ऑप्शन नहीं हो। अब उसी तरह हम जो है इसके साथ देखेंगे, सी के साथ यहां देख लेते हैं क्या है। देखो आई का कोफिशिएंट 3, यहां आई का कोफिशिएंट 3, क्लियर है। यहां जे का कोफिशिएंट 3, यहां जे का कोफिशिएंट -3 है ना, यानी क्लियर है कि इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू -1 आएगा, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं आया, यानी सी, ये जो है बी ऑप्शन भी वेक्टर सी के साथ भी वेक्टर ए पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होना चाहिए जैसे हमने देखा। उसी तरह हम डी को देखें तो डी देखो, डी के लिए हम यहां लिख लेते हैं, डी के लिए यहां लिख लेते हैं, है ना। याद है, यहां आई का कोफिशिएंट क्या है 3, यहां आई का कोफिशिएंट क्या है 9 इज इक्वल टू, यहां जे का कोफिशिएंट क्या है 3, यहां जे का कोफिशिएंट क्या है 9, यहां के का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहां के का कोफिशिएंट है 9। तो देखो ये तीनों इक्वल आया, 3/9 3/9 3/9, ये तीनों इक्वल आया। जब तीनों इक्वल आएगा, देखो ax अपॉन बी एक्स, वाई अपॉन बी वाई, az अपॉन बी जेड इक्वल आ जाता है, तो वह हो जाता है पैरेलल वेक्टर, यानी ये ऑप्शन सी, ये डी वेक्टर जो है ए के पैरेलल होगा। उसी तरह हम ई चेक करेंगे तो ई भी नहीं आएगा, कैसे चेक कर लो, यहां देखो, यहां आई का कोफिशिएंट क्या है 3, तो हमने 3 रख लिया, यहां क्या है आई का कोफिशिएंट 4, क्लियर है। अब याद देखो, यहां जो है जे का कोफिशिएंट हम लोग चेक कर लेते हैं, जे का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो यहां जे का कोफिशिएंट है 3, तो हमने जे का कोफिशिएंट रख लिया 3, यहां जे का कोफिशिएंट क्या है भाई 3, तो इसका वैल्यू आ गया 3/4 और इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा ना 1, तो ये दोनों इक्वल होगा क्या, नहीं होगा, 3/4 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा, यानी डी ऑप्शन भी ए के पैरेलल नहीं होगा। यानी क्लियर है कि केवल डी वाला वेक्टर, यानी सी ऑप्शन हम लोग देखें, सी ऑप्शन में जो वेक्टर दिया है वही वेक्टर ए के केवल पैरेलल होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हमारे पास है कि कोई वेक्टर दिया हुआ है a इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के और b इक्वल टू ai प्लस bj प्लस के। अब कह रहा है कि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो a और b का वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं देखो, तो जब दो वेक्टर पैरेलल हो तो उसके लिए कंडीशन हमने क्या बताया है कि i का कोफिशिएंट, इसका i कोफिशिएंट का रेशियो निकालो, i कोफिशिएंट 2 और इसका i कोफिशिएंट भी वेक्टर का है इक्वल टू, इसका j का कोफिशिएंट 3, इसका j का कोफिशिएंट b, उसी तरह इसका k का कोफिशिएंट 1, यहाँ के k का कोफिशिएंट 1, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, कंडीशन यही है। अब हम ऐसा करते हैं, ये दोनों को इक्वल कर लेते हैं, है ना, ये इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा समझना, आएगा 2/a इक्वल टू 1/a 1, है ना, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2, यहाँ से ये तो हमें निकल गया। सिमिलरली अब हमें क्या करना होगा, इस टर्म को और इस टर्म को इक्वल करना होगा। ये टर्म क्या है 3/b, है ना, i इक्वल टू 1/1, ये कितना आ जाएगा b इक्वल टू 3, तो यहाँ से a और b का वैल्यू हमको फाइंड आउट हो जाता है, a और b क्या होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक समझ में आया होगा। ये दोनों को इक्वल कर, पहले दोनों के आई कोफिशिएंट का रेशियो, जे का कोफिशिएंट का रेशियो, के का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर लिए, इसको इसके साथ इक्वल किए, ए का वैल्यू आ गया, फिर 3/b 1 के इक्वल किए तो b का वैल्यू आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल है। अगला हम लोग पास एंटी पैरेलल वेक्टर,
एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं और बहुत सिंपल है। देखो थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। एंटी पैरेलल में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री। साथ ही साथ मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो फिगर से देखते हैं, कोई वेक्टर ले लिया है ना, और यहाँ वेक्टर ले लिया, ये जो है ये क्या है, देखो ये दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग इक्वल है। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, थोड़ा बहुत इधर अगर है तो उसको थोड़ा ध्यान देना, इक्वल मानना है ना, बहुत इधर उधर हो सकता है ड्रॉ करने में, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है इक्वल, तो मैग्नीट्यूड यहाँ इक्वल आ गया। ऐसा भी हो सकता है, यहाँ हम लोग दूसरा में देखें, ऐसा हो सकता है कि यहाँ वेक्टर ए ले लिए और ये वेक्टर बी ले लिए। अब यहाँ देखो, यहाँ जो दोनों वेक्टर हमने ड्रॉ किया, इसका लेंथ अनइक्वल है। तो जब लेंथ अनइक्वल हो गया तो मैग्नीट्यूड भी अनइक्वल होगा, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा क्योंकि लेंथ दोनों का डिफरेंट है। तो इस केसेज में ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, बट इस केस में दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो इसीलिए हमने लिखा कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। बट एंगल जो होगा 180 डिग्री होगा, यानी क्लियर है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यदि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो वेक्टर बी जस्ट इसके अपोजिट है। सिमिलरली यहाँ वेक्टर ए इस डायरेक्शन में तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। क्लियर। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, अगला में और वो है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत सिंपल है। अगला हम लोगों के पास निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर, निगेटिव भी बोलते हैं इसको, अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। हमने कहा है वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर, देन द वेक्टर इज कॉल्ड निगेटिव ऑफ द गिवन वेक्टर। जैसे यहाँ हमने एक ड्रॉ करके दिखाया है, देखो ये डिफिनेशन समझ में आ जाएगा जब इस फिगर को देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ हमारे पास कोई एक वेक्टर हमने ले लिया है ना, कोई वेक्टर हमने ले लिया ए, कोई वेक्टर ए ले लिया। अब हमें क्या करना है, इसका निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। तो क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे कि इसके लेंथ के इक्वल एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, है ना, लेंथ के इक्वल एक एरो ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा समझो एरो ड्रॉ कर लिए इसी लेंथ के इक्वल। यहाँ दोनों का लेंथ क्या दिख रहा है, एरो का इक्वल दिख रहा है, यानी क्लियर है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए, हमने लिखा है मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। जो वेक्टर हमको दिया है उसका निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना हो, या फिर उसी के कहें हम लोग की अपोजिट वेक्टर ड्रॉ करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के लेंथ के इक्वल एक वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे और उसका डायरेक्शन अपोजिट कर लेंगे। जैसे हमने दिखाया, देखो यहाँ एक वेक्टर बी हमने लिया है, अगर इसका निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है इसके जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, बट लेंथ दोनों का इक्वल होना चाहिए, तो इसको लिखेंगे माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो ये कहलाएगा निगेटिव वेक्टर और अपोजिट वेक्टर। हम समझते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो अभी हमको ये ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर लें, बहुत सिंपल। जैसे ये कोई वेक्टर है सी, है ना, अब इसका निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है, निगेटिव वेक्टर ये जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, ये माइनस सी निगेटिव वेक्टर हो गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, तो पहले इसको आप नोट कर लो, ठीक है ना। निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करने के लिए सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ करना होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। चलो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट में, और कोप्लेनर वेक्टर। हमने लिखा 3 और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर व्हेन दे लाइज ऑन द सेम प्लेन, ठीक, लाइज इन सेम प्लेन, है ना। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज इन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है ना। 2 वेक्टर जो होंगे हमेशा कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का मतलब सेम प्लेन में होना चाहिए, वेक्टर को सेम प्लेन में होना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने लिया एक्स वाई और जेड, ये जो एरिया है इसको अपन एक्स वाई प्लेन बोल रहे हैं, और ये जो है जेड वाई प्लेन है, और ये जो है एक्स जेड प्लेन है। तो क्या होना चाहिए, कोई भी वेक्टर दो वेक्टर तो ऑलवेज कोप्लेनर होगा, बट यदि 2 से ज्यादा वेक्टर ले, जैसे यहाँ देखो हमने वेक्टर ले लिया ए, है ना, ये वेक्टर बी, ये दोनों किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, तो एक कोप्लेनर हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ हमने वेक्टर सी ले लिया और यहाँ वेक्टर डी ले लिया, ये भी दोनों क्या है, एक्स जेड प्लेन में है, दोनों सेम ही प्लेन में, तो ये भी कोप्लेनर हो जाएंगे। लेकिन यदि हम पूछें कि वेक्टर ए बी और सी, देख रहे हो ना,
वेक्टर ए, है ना, वेक्टर बी और वेक्टर सी, क्या ये तीनों कोप्लेनर होंगे? तो कहोगे नहीं सर, नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी तो सेम प्लेन में है, बट सी जो है डिफरेंट प्लेन में आ गया, ए बी के डिफरेंट प्लेन में आ गया, ए बी से डिफरेंट प्लेन में वेक्टर सी आ गया, इसलिए ए बी सी जो है ये तीनों कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है ना? चलो, अगर हमसे ये पूछा जाए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर ई क्या कोप्लेनर होंगे? क्या बोलोगे? ये कोप्लेनर होंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में है, ए बी और ई एक्स वाई प्लेन में ही है, इसलिए तीनों वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ठीक है ना? तो ये बात समझ में आ गई कि यदि तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो कोप्लेनर होंगे, यदि कोई एक वेक्टर डिफरेंट प्लेन में हो जाता है तो कोप्लेनर नहीं होगा, और दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर ही होंगे। क्लियर है? चलो, तो यहां तक समझ में आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, है ना? नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास है यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। एक ऐसा वेक्टर जिसे मान लो कोई वेक्टर ले, है ना, और इसका मैग्नीट्यूड यदि 1 आ जाए तो क्या कहलाएगा? वेक्टर ए लिया, इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला, यदि 1 आ गया तो वेक्टर ए अब कहलाएगा यूनिट वेक्टर। क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर। और यह जो है यूनिट वेक्टर क्या देता है? डायरेक्शन को शो करता है। हम कोई भी, अगर कोई हमारे पास ऐसा क्वांटिटी दिया है जिसका केवल मैग्नीट्यूड पता है और उसमें हमें डायरेक्शन, उसको हमको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमको जो है उसका डायरेक्शन मिल जाता है। तो यह जो होता है यानी वो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन देता है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कैसे चीजें आती है। बाय द वे, तो हमने क्या किया? कोई वेक्टर ए ले लिया। देखो, कोई वेक्टर ए लिया, ए के पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। यदि कोई वेक्टर है तो उसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कहलाता है यूनिट वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसके पास डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड तो है। क्लियर है? अगर यूनिट वेक्टर को डिनोट करना हो, कैसे करेंगे? कोई वेक्टर बी है और इसको हम कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर में आप डिनोट करो, कैसे लिखोगे? इस पर कैप देते हैं, पढ़ते हैं इसको बी कैप, या फिर इसको पढ़ सकते हैं यूनिट वेक्टर बी। उसी तरह कोई वेक्टर सी है ना, और इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो या फिर यूनिट वेक्टर में डिनोट करना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? सी कैप या फिर यूनिट वेक्टर सी, ऐसे लिखते हैं। तो जब भी यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करना हो तो हम लोग ए कैप लगाएंगे, बी कैप लगाएंगे, सी कैप लगाएंगे, है ना? तो इसीलिए हमने यहाँ लिखा है वेक्टर ए इजिकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर, तो हमने ए कैप लिखा है। यहां से हम चाहे तो यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो कभी भी आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना हो, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ले लिया बी, है ना, हम कह रहे हैं इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। हम क्या बोल रहे हैं? इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे आप? पहले हम वेक्टर लिखेंगे यूनिट वेक्टर बी इजिकल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमने क्या लिखा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर है? उसी तरह हम यहां देख लेते हैं, अगर कोई वेक्टर ई है ना, वेक्टर ई है, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? वेक्टर ई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई, ऐसे लिखेंगे, है ना? तो ये यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर है? इसके बाद देखो, सिंपल है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखेंगे? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यहाँ हमारे पास तीन एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर हम लोगों को आई लेना होता है, वाई एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर जे लेना होता है, उसी तरह जेड एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर के लेना होता है। तो हमेशा ध्यान रखो, आई एक्सिस के अलावा, सॉरी, एक्स एक्सिस के अलाउंग आई, वाई एक्सिस के अलाउंग जे और जेड एक्सिस के अलाउंग के। क्लियर है? चलो नेक्स्ट में जेड एक्सिस देखो ऐसे कुछ है ना, ये ऐसे जेड एक्सिस ऐसे, एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसे ड्रॉ करा है, बट एक्स ऐसे है, वाई ऐसे और जेड इस डायरेक्शन में, इसको ध्यान रखना होगा, है ना? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंकरेंट वेक्टर। जैसे दो वेक्टर है और दोनों का जो पॉइंट है ना, टर्मिनेशन पॉइंट कोइंसाइड करे, जैसे ए का बी का एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करे तो कंकरेंट वेक्टर होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कोई वेक्टर है, हमने ए ले लिया और इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरह से है, यहाँ इसका लाइन ऑफ एक्शन पीछे बढ़ाओ यहाँ आ गया, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ आ गया। तो सभी का लाइन ऑफ एक्शन किसी पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, किसी एक पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर। ठीक है ना?
तो ये भी कंकरेंट वेक्टर हुआ, ये भी कंकरेंट वेक्टर हुआ। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर में क्या होता है कि वेक्टर का जो ओरिजिनेशन होता है, ओरिजिनेट करता है एक सेम पॉइंट से करेगा। जैसे यहां से वेक्टर ए गया, उसी तरह यहाँ वेक्टर बी, उसी तरह यहाँ से वेक्टर सी, देख रहे हो ना, सेमी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, सभी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इनिशिएट हो रहा है, जो भी बोलना है बोलो आप। ये वेक्टर डी, तो ये कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। मतलब यदि दो या दो से ज्यादा वेक्टर इनिशिएट करें एट द सेम पॉइंट, ये कहलाएगा को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 30। क्वेश्चन दिया हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 30 एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग वेक्टर बी। बी के अलोंग इसका डायरेक्शन है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेक्टर। वेक्टर हमको निकालना है ना। हमें देखो, हमें कोई वेक्टर ले, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं कि जो वेक्टर है, लेट ए बी दी वेक्टर, हम ए मान लिए है ना, लेट ए बी दी वेक्टर। जो वेक्टर हमको निकालना है उसको हमने ए मान लिया। तो वेक्टर के पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और साथ ही साथ डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां देखो, ये तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना 30 तो मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट वेक्टर जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो होना चाहिए, डायरेक्शन इज अलोंग द वेक्टर बी, इस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, जो हमने लिखा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या बताएं, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही आ जाएगा। तो हम यहाँ जो लिखने वाले हैं क्या आएगा समझना, 30 इंटू, अब बी का वैल्यू रख लो 2i प्लस 5j, है ना, 2i प्लस 5 डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 5 का स्क्वायर मतलब 29, है ना, ये आ जाएगा। तो हो जाएगा 30, है ना, और ये हो जाएगा 2i प्लस 5j अपॉन, और ये हो जाएगा कितना 33 कर लिए। क्लियर, बोलो 2i प्लस 5j, यानी 2 का i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 होगा, सॉरी यहाँ 29 हमने लिख लिया, ये 25 होगा एक्चुअली, यहाँ 25 कर लेना, 25, ये 29 आ जाएगा, है ना, इन साइड आ जाएगा 29, ठीक है, तो 29 आ गया, है ना। तो यहाँ देखो जब 29 आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं समझना, इसको चाहे तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आ गया 29, है ना, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब यहाँ हम लोग क्या लिख लिए 29, है ना, यार इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 60 अपॉन √29 इंटू आई, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 150 अपॉन √29 इंटू जी, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन हम लोग पास, ये समझ में आ गया होगा, हमने मैग्नीट्यूड रखा, यूनिट वेक्टर बी के अलोंग निकाल लिया, सॉल्व कर लिया। चलो अगला हम लोगों के पास है ना, और वो है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेक्टर सी इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड जो दिया है ना, वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और इसका डायरेक्शन किधर है, बी वेक्टर के अलोंग। तो देखो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं हम वेक्टर सी, तो वेक्टर से यहाँ सी दिया, सी हमको निकालना है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू, इसका तो मैग्नीट्यूड होगा आई इंटू डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर। हमने बताया ना कि अगर कोई वेक्टर आप ले रहे हो तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड तो हमने लिख लिया वेक्टर सी, और इसका डायरेक्शन के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो भाई देखो क्या आता है, यहाँ सी का जो मैग्नीट्यूड है वह मैग्नीट्यूड कर रहा है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो सी की जगह हम तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इंटू यूनिट वेक्टर, है ना, इंटू यूनिट वेक्टर। तो यहाँ हम लोग जो लिखने वाले हैं समझना,
सी का जो वैल्यू आएगा, है ना, ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत सिंपल है। यहाँ देखो ए दिया हुआ, ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, है ना, हम ऐसा करेंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का रूट, ये आ जाएगा। क्लियर। अब हमारे पास देखो क्या है कि यहाँ जो वेक्टर बी के अलोंग इसका डायरेक्शन है, तो हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही आ गया ना। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 9 + 16, यही आ जाएगा ना। अब वेक्टर बी का वैल्यू यहां से रखो, देखो बी का वैल्यू है आई प्लस जे, तो इसका हम लोग वैल्यू रख लेते हैं आई प्लस जे, है ना, और डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई का कोफिशिएंट तो यहाँ 1 है भाई, जे का कोफिशिएंट भी यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट यही आ जाएगा। इसको यदि हम ऐड करेंगे तो ये तो 5 हो जाएगा, 25 का रूट 5, है ना, और ये हो जाएगा 5/√2 आई इंटू आई प्लस जे। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख लो 5/√2 इंटू आई, 5/√2 इंटू जे, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये वेक्टर सी हमको निकल गया, ठीक है। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल है, ए के इक्वल कर लिया, और इसका डायरेक्शन बी के अलोंग है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, यहाँ रख दिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। 13 में क्या देखो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेक्टर सी, वेक्टर सी का वैल्यू हमको निकालना है ना। अब इसमें क्या है, इफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, भाई ध्यान रखो इसमें जो मैग्नीट्यूड है ना वो ए और बी के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, और डायरेक्शन जो है वो बी के इक्वल। तो सबसे पहले हमको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, है ना। तो रिजल्टेंट निकालते हैं, बहुत सिंपल है। तो रिजल्टेंट यदि हम निकालें आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो क्लियर है, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2i प्लस 3k, है ना, और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है i प्लस k। तो i और 2i कितना हो जाएगा 3i प्लस 3k प्लस k 4k, आ गया, बहुत ही सिंपल, रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपन निकाल सकते हैं, i का कोफिशिएंट मतलब 3 का स्क्वायर, है ना, j का कोफिशिएंट मतलब 4 का स्क्वायर, रूट ले लो, तो ए रूट 25 मतलब आ जाएगा 5, ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट। हमने रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला। अब कह रहा है जो वेक्टर सी निकालना है, वेक्टर सी निकालना है हमको, है ना। तो वेक्टर के पास क्या क्या होगा, अभी हमने बताया मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो सी का मैग्नीट्यूड, है ना, आई इंटू डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका मैग्नीट्यूड है ना वो एक्चुअली ए और बी के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल, ए बी का जो रिजल्टेंट आया उसका जो मैग्नीट्यूड निकाले उसके इक्वल होगा सी का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल चुके, यानी सी की जगह रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड रख सकते हैं, आई इंटू यूनिट वेक्टर, है ना, इंटू यूनिट वेक्टर। तो बहुत सिंपल है, यहाँ आर का वैल्यू हमने निकाल लिया है 5, यूनिट वेक्टर निकाल लो। यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकालना पड़ेगा बी के अलोंग, तो हम लिखेंगे वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ऐसे ही तो निकालते हैं यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, है ना। तो अभी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ चाहे तो लिखें, यहाँ लिख लेते, यहाँ स्पेस है यहाँ लिख लेते हैं, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास क्या आता है 5 इंटू, है ना, 5 इंटू बी का वैल्यू ऐसे रखो आई प्लस के, है ना, और दोनों का मैग्नीट्यूड हमको निकाले, तो आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर और के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर का रूट, यही आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5/√2, इसका वैल्यू 1 + 1√2 आई प्लस के, यही आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमको वेक्टर सी का वैल्यू निकल गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, है ना, इसको आप नोट कर लो, हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। बाय द वे नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं, है ना। देखो नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर सी है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है यूनिट वेक्टर के इक्वल, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर के इक्वल। तो हमें निकालना है कि बी का वैल्यू क्या हो, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, अगर सी का जो मैग्नीट्यूड है वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है,
तो हमने लिखा c का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम जानते हैं यदि वेक्टर i j k के टर्म में दिया हो और उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट क्या है b, तो b स्क्वायर, और j का कोफिशिएंट क्या है 0.5 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट क्या है 0.4 का स्क्वायर का रूट ले लेंगे और a क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, हम यहाँ लिखें तो लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस 0.25 0.16 है ना, ये आ जाएगा। क्लियर, स्क्वायर करेंगे तो 1 के इक्वल। अब ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो रूट तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर और प्लस 0.25 प्लस 0.16 इजिकल टू 1। तो b स्क्वायर इजिकल प्लस b स्क्वायर प्लस है ना b स्क्वायर प्लस, बहुत सिंपल, इसको ऐड कर लो है ना, कितना आ जाएगा 1 है ना, 1 और ये हो जाएगा 4 हो जाएगा है ना, 0.41, ठीक है ना, ठीक है 0.41 इजिकल टू 1 है ना। तो अब जो हमारे पास आएगा b स्क्वायर इजिकल टू 1 माइनस 0.41, तो हो जाएगा 0.59 है ना, ठीक है, और b स्क्वायर, तो b का जो वैल्यू आएगा रूट 0.59। ये हमसे पूछ रहा था कि b का वैल्यू आप बताओ, तो b का वैल्यू आएगा रूट 0.59। क्लियर है, चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे है ना, नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं। यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा, आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट में बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो नेक्स्ट हमारे पास है और वो है पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कह रहा है ए वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये है इसका ओरिजिन और पार्टिकल कहीं यहाँ है पी पॉइंट पर है ना। तो पोजीशन वेक्टर यदि ड्रॉ करना हो तो क्या करेंगे, ओरिजिन से पार्टिकल के पोजीशन को आप मिला लो भाई है ना, ये आ गया, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर यदि हमको लिखना हो, इसको हम आर मान लें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है ना इजिकल टू ओपी है ना, तो ऐसे लिख लें पोजीशन वेक्टर ओपी है ना इजिकल टू आर, ऐसे लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब भी हमको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना होगा क्या करेंगे, ओरिजिन से जहां पार्टिकल है उसको मिला दो, तो ही पोजीशन आ जाएगा पार्टिकल का। अब ये जो इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी ए से डायरेक्शन होगा फ्रॉम ओरिजिन टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, यानी इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा है ना, ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे कहीं भी मान सकते हो, जैसे एक्स एक्सिस है हमारे पास और ये क्या है वाई एक्सिस है, कहीं यहाँ है, तो आप ओरिजिन से इसको ऐसे मिला दो, ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से जहां पार्टिकल का पोजीशन है, मान लो क्यू पोजीशन पर है, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ओ क्यू, इस डायरेक्शन में है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसको आप एक बार नोट कर लो, पोजीशन वेक्टर को एक बार आप नोट कर सकते हो है ना, ये चीजें समझ में आई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ मूविंग पार्टिकल एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज ए वेक्टर विच ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। जैसे मान लो कि यहाँ समझना, दूसरा डिफिनेशन इसका हो सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अगर मान लो पार्टिकल कहीं ए पॉइंट पर है, कहाँ है ए पर, तो इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ओ ए, उसी तरह से पार्टिकल मूव करके कहाँ आ गया बी पर, इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा ओ बी, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर ए बी लिख रहे हैं इजकल टू, इसका फाइनल पोजीशन है ओ बी है ना, और इनिशियल पोजीशन क्या है ओ ए, तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये आएगा इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जैसे यहाँ देखो हम नेक्स्ट में समझ लेते हैं, नेक्स्ट में है ना, जैसे देखो हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है ना, और ये क्या है वाई एक्सिस है,
अब यहाँ देखो, पार्टिकल पहले ए पोजीशन पर आता है ना, और ए से कहाँ आ गया, बी पोजीशन पर, यहाँ आ गया। तो जब भी पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो इसका डायरेक्शन जो होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ये होगा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। पहले कहाँ था, ए पर, अब कहाँ आ गया, बी पर। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होगा, यानी ए से बी की ओर होगा। अब हमने बताया कि अगर हमको पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है तो ओरिजिन तो यहाँ है, तो पहले पार्टिकल यहाँ था तो ओरिजिन से इसको मिलाओ, ये आ गया इसका पोजीशन वेक्टर। उसी तरह से फाइनली तो यहाँ आ गया ना पार्टिकल, तो अब इसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो ओरिजिन से इसको मिला ले, है ना। तो ये आ गया ओ बी, इसको R1 मान ले और इसको R2। इस केस में हमारे पास ए बी जो पोजीशन वेक्टर आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी, ए बी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल, तो ओ बी माइनस ओ ए, और ओ बी का वैल्यू R2 माइनस आर ए। R1 है ना, तो इसको R1 हम मान लेते हैं ना, R1 है तो इसको R ए आ जाएगा, ए बी का वैल्यू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये आ जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखना है हम लोग। और जब भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि हमको निकालना है तो फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर लेंगे। तो हम समझते हैं टाइप ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो गया सारा, जितना भी हमने टाइप ऑफ वेक्टर देखा था, इसमें कुछ क्वेश्चन भी हमने देख लिए, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट में जो बात करेंगे वह कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। थैंक यू।